हेलो स्टूडेंट। हम आज जो 8th क्लास की आपकी हिस्ट्री है उसकी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक हम उसके 2 पार्ट बना चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट के विषय में बात करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि औपनिवेशिक युग रहा है। औपनिवेशिक युग में जहाँ बात आती है कि किसी देश के द्वारा अन्य देशों को गुलाम बनाना और उन पर अपना शासन करना, वह उपनिवेश रहा है। या हम उपनिवेश के विषय में बात करेंगे। औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो यहाँ वही बात आ गई जो मैंने कहा है कि किसी देश को अपना गुलाम बनाना है, तो बातें यहाँ दिखाई गई हैं। उपनिवेश के बारे में बताई गई है कि उपनिवेश क्या है। उन्होंने नियंत्रण किया है अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, और सारे खर्चों को निपटने के लिए राजस्व वसूल किया, लोगों से टैक्स लिया और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा और ख़रीदने के लिए मजबूर भी किया उन्होंने। वो बातें यहाँ बताई गई हैं। महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाया, इसमें बात आएगी आगे। नील की कृषि की बात करवाई गई है। नील की कृषि अफीम की कृषि है। जिन फसलों की डिमांड रही है वही फसलें जो क्या है भारतीयों से तैयार करवाई गई हैं, उनकी बिजाई करवाई गई है। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। पहले हमने पढ़ा है कि कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति है, उसको बदलना होगा, या फिर अंधविश्वास ज़्यादा है, संस्कृतियों में बदलाव लाना होगा। आर्थिक और सामाजिक संस्कृतियों में जो बदलाव है उनकी वजह से ही आया है, और इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे औपनिवेशीकरण कहा गया है। जो बदलाव लाने की जो व्यवस्था यहाँ देखी गई है, लेकिन जल्दी आप ये समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इस किताब को हमारे अतीत यानी कि अतीतों का केंद्रित नाम दिया गया है। और अतीत वास्तव में कोई एक ही अतीत नहीं होता, अनेक अतीत होते हैं। प्रत्येक समाज का, प्रत्येक राजा का, लोगों का अपना अतीत रहा है, अपनी कहानियाँ और किस्से रहे हैं। तो हम किस तरह जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट है भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें से कुछ जानकारियाँ मिली हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर ही सिर्फ वो ये बता सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं अपने कि किस तरह से जो इतिहास रहा है भारतीय लोगों का, उनके बारे में प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो सरकारी रिकॉर्ड है वो तैयार करवाए गए। अंग्रेज़ों की मानता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उनके हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। किनके, जो अंग्रेज़ों ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो उन्होंने फैसले लिए हैं, जो उन्होंने जो जांच करवाई है, उसको लिखा उन्होंने। और ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है कि कमियां कहाँ रही हैं, और उन पर डिबेट करवाई जा सकती है, वाद विवाद करवाया जा सकता है। और इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति जो है पैदा हुई है। अंग्रेज़ों को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल रखना जरूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ें यहाँ हैं। उन्हें कहाँ रखा जाता था संभाल कर, वो बातें कही गई हैं। अपने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए गए हैं, अभिलेख जहाँ उनको रखा जा सकता है। तहसील के दफ्तर हैं, और कलेक्टर है, कमिश्नर के दफ्तर हैं, प्रांतीय सचिवालय हैं, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं। हमारे स्कूल का भी तो रिकॉर्ड रूम है, जहाँ सारा का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, कार्यालय रखे हुए हैं। वैसे ही उनके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, वहाँ उनको रखा जाता था दस्तावेजों को। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। म्यूजियम जिसे हम बोलते हैं, वहाँ उनको रखे गए हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन का एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आप आज के अभिलेखागारों में देख सकते हो। मतलब वे पुराने पुस्तकें हैं, वो लेटर वगैरह हैं। तो म्यूजियम वगैरह में जाओगे तो वहाँ आपको वो जो क्या है सुरक्षित दिखाई देंगे।
वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अफसरों को भेजे गए निर्देश सुझाव देख सकते हैं। कभी म्यूजियम वगैरह में जाने का मौका मिले आपके अपने पेरेंट्स के साथ तो आप इन सब चीज़ों को देखिए या फिर उनसे बात कीजिए। वहाँ पे 19वीं सदी की शुरुआत में सालों में इन दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी मतलब वो वैसी ही जो क्या वो चीज़ें लिखी जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी होते हैं जो सुंदर लेख लिखने वाले होते हैं। सुलेख का मतलब क्या है? सुंदर लेख लिखना। खुशनवीसी मतलब जो उन्होंने लिखा उसको देखकर जो क्या मन खुश हो जाए, वो बातें यहाँ पे हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी है मतलब छापे खाने हवाने लगे हैं और इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई दस्तावेजों कई प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। बहुत कुछ शाखाएं वो लिखी जा सकती हैं वहाँ पे। 1940 में भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा शाही नौसेना के जासूस सिपाही को बगावत कर कुचलने का प्रयास है। यहाँ पे वो बातें दिखाई गई हैं। कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा। एक ज़रूर इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे मैं बात करूँ तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया है। नई दिल्ली में निर्माण तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए हैं। तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार है और जो क्या है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय वगैरह है जो क्या है दिल्ली में ही आपके सारे के सारे जो भारतीय नेशनल की बात आती है। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है। जो सर्वेक्षण करवाए गए हैं, किसी क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ हासिल की गई हैं, जनगणना के बारे में बताया गया है, वनस्पति का सर्वेक्षण है, पुरातत्व सर्वेक्षण है। तो अनेक सर्वेक्षण किए गए हैं। जेम्स प्रिंसेप्स के बारे में आगे जानकारियाँ होंगी यहाँ पे। तो उसके विषय में 1857 के विद्रोह से रिलेटेड थोड़ी स्टोरी यहाँ रखी गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमारा जो क्या है टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। आप सबका तब तक धन्यवाद है यहाँ पे।